दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये प्रश्न देखने में तो आसान है, लेकिन रिवीजन के अभाव में इनके गलत होने की संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए इनको रिवाइज करना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी रिवीजन के लिए आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आगामी आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बैंक, एसएससी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों प्रस्तावना या प्रिएम्बुल जो है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको ही उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का ही जो है एक रूप है। अगला है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1976 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों संविधान की उद्देशिका जो है वो अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कराती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वाद है वो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है ये संविधान का भाग है। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 वाद में भी स्वीकार किया गया है। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। दोस्तों उद्देशिका जो है उसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी इसको अगर जो आपके जो अधिकार स्वतंत्रताएं दी गई हैं, अगर इसमें से आपके किसी अधिकारों का हनन होता है या जो आपको इसमें दिए गए हैं उसके खिलाफ आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। इनकी प्रकृति वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है। दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। दोस्तों के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। अब आइए देखते हैं मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। और ये जो अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और सबसे लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए दोस्तों आपातकालीन स्थिति में क्या होता है कि अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। और दोस्तों मौलिक अधिकार जो हैं ये न्याय योग्य या वाद योग्य हैं और इन्हें इस रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? वो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ से हटाकर, यानी मूल अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व है वो न्यायपालिका के पास है। और संविधान का अनुच्छेद 14 दोस्तों ये समानता के अधिकारों के अंतर्गत है।
और अनुच्छेद 14 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। और देखिए, भारतीय संविधान में जो समानता के अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेदों में वर्णित हैं। देखिए, पहला है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म आधार के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। और उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत प्रेस, मीडिया और न्यूज़पेपर में जो वाक अभिव्यक्ति है वो सारी चीज़ें भी शामिल हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 19(1) में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसके अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1) जो दिया गया है, इसमें शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता और 19(1) के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(6) के तहत कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार या स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण और अनुच्छेद 21 का जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आपके लिए एक प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन आदि में परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार या बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में ये विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन करता है। और दोस्तों, मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों देखिए, मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालयों को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को इन अधिकारों के संरक्षण की जो है शक्ति दी गई है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत जो है मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है, लेकिन इनमें से किन अनुच्छेदों को छोड़कर? तो ये अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। आइए देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद 39 क। दोस्तों अनुच्छेद 40 भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये व्यवस्था है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 में वर्णित है कि राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। और अनुच्छेद 42 जो है उसके अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। देखिए, अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 45 जो है, देखिए इसके अंतर्गत राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ही राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 48 क में देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का जो प्रयास है वो राज्य का दायित्व है। दोस्तों अनुच्छेद 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 50 बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो देखिए पूछता है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 51 जो लास्ट है नीति निर्देशक तत्व, उसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। दोस्तों मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तीसरा अंतर ये है कि मूल अधिकारों की प्रकृति जो होती है वो नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। मूल अधिकार न्यायोचित हैं और इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है, और ये गैर न्याय योग्य हैं, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। कौन? नीति निर्देशक तत्वों को। और पांचवा अंतर है दोस्तों इनका उद्देश्य, यानी मूल अधिकारों का उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है, जबकि देखिए नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरे पार्ट में आइए देखते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए दोस्तों संसद जो है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है और केंद्र स्तर पर विधिक निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 क के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान जैसे इसके गठन, संरचना, प्रक्रिया और शक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद 79 में ये वर्णन है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा हैं। तो दोस्तों संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों लोकसभा राज्यों से 530 और संघ क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। और यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी, इस समय नहीं है।
क्योंकि दोस्तों संविधान का जो लेटेस्ट 104वां संविधान संशोधन है, हालांकि अब 105 संशोधन हो गए हैं। संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 तक हो सकती है। पहले 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था जब थी तो ये अधिकतम 552 हो सकती थी। दोस्तों लोकसभा की अवधि कितनी होती है, तो प्रथम अधिवेशन के लिए जो नियत की गई तारीख होती है उससे 5 वर्ष तक होती है लोकसभा की जो है अवधि, जबकि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है। दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि 17 और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने निर्णायक मत जो कास्टिंग वोट है उसका प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर यानी टाई हो जाते हैं। वैसे जो लोकसभा अध्यक्ष है वो मतदान में भाग नहीं लेता है। प्रोटेम स्पीकर से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का काम आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो दोस्तों लोकसभा की जो बैठकें हैं वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य ही होती हैं। दोस्तों लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं और अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है और मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है कि कोई भी मुख्य विपक्षी दल तब बनेगा जब उसके सदस्यों की या उसके पार्टी के कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि यानी 80 लोकसभा प्रतिनिधि या सदस्यों को भेजता है। इसके बाद महाराष्ट्र 48 और पश्चिम बंगाल 42 जो है यहाँ से लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, पूछा गया है बार बार परीक्षाओं में, तो ये 13 मई 1952 को। और दोस्तों 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे थे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए एम अनंत शयनम आयंगर लोकसभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य है 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थीं और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। दोस्तों संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। दोस्तों अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं उनके द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। दोस्तों राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। और देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है। दोस्तों याद कर लीजिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस तरह इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। दोस्तों राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा ये 30 वर्ष है और राज्यसभा सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
दोस्तों, जब राष्ट्रपति या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है और इस अवधि में वो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। वर्ष 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी है। अगला है दोस्तों अखिल भारतीय सेवा, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनका सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है, यानी ये राज्यसभा का महत्वपूर्ण जो है या इसको कहा जाए अद्वितीय शक्ति है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। दोस्तों, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है और ये 249 है, आर्टिकल 249। इसके अलावा अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों, संसद उच्चतम विधायी संस्था है और संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 368 यानी अनुच्छेद 368, ये संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होता है। और देखिए, यदि कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। 0 आवर या शून्यकाल क्या है? तो दोस्तों, भारत के संसदीय व्यवस्था की देन है और ये अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है, तो ये 0 आवर दोपहर 12 से 1 बजे तक। दोस्तों, अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। और लोकसभा द्वारा कोई मनी बिल या धन विधेयक जब पारित किया जाता है तो राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाएगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। दोस्तों, एक प्रश्न देखिए बार बार पूछा गया है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये जान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या जो ज्वाइंट मीटिंग है ये साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में ही होती है, विशेष विधेयक और धन विधेयक के संबंध में नहीं। दोस्तों, अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला कब? तो पहला संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1961, 1978 में दूसरा संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक और 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक पोटा के लिए बुलाई गई थी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और देखिए, प्राक्कलन समिति जो एस्टीमेट कमेटी होती है, सबसे बड़ी संसदीय समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 171 के तहत राज्यों में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है और वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों का अस्तित्व है। दोस्तों, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और अनुच्छेद 17(1) के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी। और ये देखिए, मैं इसको डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ। अनुच्छेद 169
अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है और किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 168 दोस्तों, ये राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा, ऐसा वर्णन है। और अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। और वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की है, जहां 30 सदस्य हैं और राज्यों में सिक्किम में केवल 32 विधानसभा सीटें हैं। सबसे बड़ी विधानसभा तो ये उत्तर प्रदेश की है, जहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार किसी राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। और देखिए, 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की संख्या वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी और ये था 84th अमेंडमेंट। इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। अब आइए देखते हैं कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 में ये वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और इस शक्ति का उपयोग वो संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इस निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। और दोस्तों, ये भी आपको जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन? मनोनीत सदस्य और विधान परिषद जिन राज्यों में है वहाँ के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उसका फैसला अंतिम होता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 56(1) में वर्णित है 56(1) क में कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, जो कि अनुच्छेद 56(2) में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 57 ये व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति का पुनः निर्वाचन जो है उसके लिए वो पात्र है। और अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए प्रति माह है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों, अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद या त्यागपत्र से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के पूर्व किया जाएगा।
और यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। और ये इसके अलावा देखिए, यदि किसी कारण से मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। और देखिए, यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 63 जो है भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति और अनुच्छेद 66 एक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 78 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जो संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाती है। और देखिए, अनुच्छेद 108 इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा, स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकेगा। और अनुच्छेद 123 123 ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74 एक के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतया अथवा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दोस्तों, एक बार अगर जो राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक संसद को लौटा दिया है और तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। संविधान में देखिए, अनुच्छेद 75 एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75 एक क के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और ये जो है ये प्रावधान संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है शामिल किया गया है। राज्यों में जहां पर सीटों की संख्या 40 होगी वहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये कौन सा अनुच्छेद है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये किस अनुच्छेद में वर्णन है। दोस्तों, कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। और यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक कि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में वर्णन है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 155 जो है, इसके तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है और अनुच्छेद 156 एक के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।
दोस्तों अनुच्छेद 239 क 5 जो है ये संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और दिल्ली के नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। दोस्तों राज्यपाल जो होता है गवर्नर, ये राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है और वो राज्य के विधानसभा सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल जो है वो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, लेकिन वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है यदि वो धन विधेयक न हो तो। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो विधेयक पर अनुमति दे या रोक ले। दोस्तों अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, तो अनुच्छेद 213 1-2-3 में राष्ट्रपति को और 2-1-3 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया था और वो 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक संयुक्त प्रांत की राज्यपाल थी। विधायिका और कार्यपालिका के बाद आइए देखते हैं न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में वर्णित हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित इस समय 34 है, 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार संसद के पास है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं जब इस प्रकार हटाए जाने के लिए संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। दोस्तों न्यायाधीशों को हटाने का आधार क्या है, तो उनका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितना है, तो ये 65 वर्ष होती है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के निर्वचन या जो उसका व्याख्या होता है उससे संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए और इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। इसके अलावा अनुच्छेद 132 से 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है और देखिए अनुच्छेद 137 ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत निर्णयों को या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन या रिव्यू किया जा सकता है, यानी जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वो अनुच्छेद 137 में वर्णित है। दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि का शासन है और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक, तो दोस्तों देखिए भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है और देखिए अनुच्छेद 143 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको,
संसद को है और सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिनको प्रादेश या रिट कहा जाता है। रिटों में दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण शामिल होते हैं। देखिए अनुच्छेद 20 और 21 हमने पहले ही मूल अधिकारों में पढ़ा था। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है और भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 214 से 231 में प्रावधान है और अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के अनुसार क्या वर्णन है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग करते हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। देखिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत जो है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति थी, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और उनमें 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है। दोस्तों दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में हैं। सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ये अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। दोस्तों निर्वाचन आयोग जो होता है ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन पर इसके लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराता है, निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण करता है, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो मिलकर बनता है। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 16 अक्टूबर 1989 तक सर्वप्रथम निर्वाचन आयुक्त ही होता था और इस तिथि के बाद सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। 1 जनवरी 1990 तक ये ही पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और 1993 में 3 जो है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि 1993 से ये आयोग अब 3 सदस्यीय है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित 3 निर्वाचन आयुक्त हैं और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त जो प्रदेशों के लिए जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों इनके पास समान शक्तियां होती हैं, उनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है और अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखिए किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा और चुनाव की अधिसूचना या नोटिफिकेशन लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। दोस्तों अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है और देखिए एक प्रश्न जो बहुत ही कंफ्यूज करता है, भारत में मत देने या वोट देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार यानी स्टैट्यूटरी राइट है
और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। एक महत्वपूर्ण संशोधन है 61वां संविधान 61st। तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। स्थानीय निकायों या पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा करवाया जाता है और भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से संबंधित है और परिसीमन आयोग जो होता है उसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है और अब तक 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। इसके अलावा दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था के रिवीजन से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीईटी यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा, सुपर टेट आदि के राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न जब परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों, इनके अगर जो आप रिवाइज नहीं करते हैं तो इनके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इनको बहुत ही अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।